नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की आज की कक्षा में अध्ययन राज्यों के राज्यपालों का। हमने इससे पहले केंद्र के संस्थागत परिसर के अध्ययन में राष्ट्रपति के पद को उसको अच्छी तरह से समझा है, तो अब राज्यों के राज्यपालों को समझने की बारी है। हालांकि हम अगर देखें तो संवैधानिक मुखिया के तौर पर केंद्र में राष्ट्रपति जी का पद है, तो राज्यों में राज्यपाल का पद है, परंतु यह दोनों पद किसी भी रूप में समान नहीं है। एक तो आप ये देखें कि राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है भारत देश की किसी भी कार्यकारी अधिकार क्षेत्र के अंदर, और राज्यपाल यह एक राज्य स्तर का पद है, और फिर इनकी जो शक्तियां हैं, कार्य क्षेत्र हैं, वह भी एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। परंतु फिर भी एक समानता यह है कि केंद्र में जो संवैधानिक मुखिया के तौर पर पद है वह है राष्ट्रपति जी का, और राज्यों में यह मुखिया का पद दिया गया है राज्यपालों के लिए। तो कुछ समानताएं जरूर हैं, उन समानताओं का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन फिर साथ में बहुत सारी असमानताएं भी हैं, तो उन असमानताओं का भी हम अध्ययन करेंगे अपनी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की दृष्टि से। शुरुआत करते हैं राज्यपाल को लेके। तो सबसे पहले अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद को स्थापित किया गया है, और यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। मूल संविधान में हर राज्य के लिए एक राज्यपाल के नियुक्ति की व्यवस्था रखी गई थी, परंतु 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा एक और उपबंध इसमें जोड़ा गया, और यह कहा गया कि एक राज्यपाल को एक से ज्यादा राज्यों का कार्यभार भी दिया जा सकता है। तो अब वह अवधारणा नहीं रही है कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, हर राज्य का अलग से राज्यपाल हो, यह कोई लाजमी नहीं है, बल्कि यह भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति है, एक ही राज्यपाल है, उनको एक से ज्यादा राज्यों का भी कार्यभार राज्यपाल के तौर पर दे दिया गया है। तो एक तो यह संवैधानिक संशोधन जरूर याद रखें, प्रारंभिकी में कई बार पूछा गया है। अब इससे आगे चलते हैं, तो योग्यता क्या होनी चाहिए भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति पाने के लिए। तो संवैधानिक तौर पर हम देखें, दो ही योग्यताएं वर्णित हैं, एक है भारत का नागरिक होना और दूसरा न्यूनतम 35 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेना। तो भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो एक तो फर्क यही देख लें कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो निर्वाचित संस्था के तौर पर काम करते हैं, परंतु राज्यपाल यह नियुक्ति प्राप्त की हुई एक संस्था, एक पद है, निर्वाचन यहां पर नहीं होता है। और दूसरा, कोई लंबी चौड़ी योग्यता भी नहीं है, जैसे हमने सांसदीय या विधायकी के वक्त देखा था कि उम्र तो थी ही, साथ में नागरिकता भी थी, लाभ के पद की बात की गई थी, या इससे इतर कि भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक पंजीकृत मतदाता होने की शर्त थी। तो इस तरह की किसी शर्त का वर्णन यहां पर नहीं है। संवैधानिक स्थिति यह है कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कार्यकाल याद रखेंगे तो 5 वर्ष का कार्यकाल दिया जाता है, परंतु यह कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के अधीन होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से मतलब यह है कि जब तक राष्ट्रपति जी इनके काम से, इनके कार्यों से प्रसन्न हैं, तब तक इनको पद पर रहने की अनुमति होगी। परंतु और यदि राष्ट्रपति जी राज्यपाल के कार्यों से प्रसन्न नहीं है, तो किसी भी वक्त राज्यपाल को बिना कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया का अनुसरण किए हुए पद से हटाया जा सकता है, सिर्फ एक आदेश द्वारा। अब हमें यह समझ में आ चुका है कि एक तो निर्वाचित होकर राज्यपाल लगते नहीं हैं, और दूसरा इनकी नियुक्ति की जाती है जो राष्ट्रपति के हाथों में है। मेरा ख्याल है अब आपको याद कराने की यह तो जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति का मतलब है केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अब एक ऐसा पद जो केंद्र सरकार या राष्ट्रपति जी के रहमो करम पे हो, मतलब उसकी नियुक्ति भी और उसको हटाने का भी अधिकार राष्ट्रपति जी के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं यह पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता से अपना पदभार ग्रहण नहीं कर पाएंगे, या कार्यशक्तियों को पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता से नहीं कर पाएंगे। यही विवाद का विषय बनेगा जब हम इनकी कार्यक्षेत्र का अध्ययन करेंगे। अब यहां पर पहले बिंदु के ऊपर ही हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं नियुक्ति के संबंध में। हम संवैधानिक स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। आगे देखें तो सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर 2 और ऐसी चीजें हैं
जो नियुक्ति के संबंध में अपनाई गई हैं। सरकारिया कमीशन 1987 में इसकी रिपोर्ट आई थी। वैसे तो ये केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों के ऊपर एक आयोग था, परंतु सरकारिया आयोग ने ही कुछ सिफारिशें की थी गवर्नर मतलब के राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में। तो जब राज्यपाल के पद के बारे में कुछ सिफारिशें आई सरकारिया कमीशन से, तो उसमें दो बड़ी सिफारिशें थी। एक तो व्यक्ति बाहरी होना चाहिए, मतलब जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है तो राज्यपाल उस राज्य का स्थायी निवासी ना हो, बल्कि किसी और राज्य के निवासी को किसी राज्य में राज्यपाल लगाया जाए। और दूसरा, जब भी राज्यपालों की नियुक्ति की जाए राज्यों के अंदर, तो राष्ट्रपति जी को या फिर केंद्र सरकार को राज्यों के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए या फिर सलाह करनी चाहिए। परंतु यह सलाह की बात है, यह बाध्यकारी नहीं होगी, यह बात स्पष्ट है। तो एक सलाह के तौर पर भी मुख्यमंत्रियों से बात की जाती है। तो याद रखेंगे दो प्रक्रियाएं और अपनाई जाती हैं। एक, और ये ज्यादातर होता है इस वक्त, कि राज्य से बाहरी किसी व्यक्ति को लाकर किसी राज्य में गवर्नर लगाया जाता है, और दूसरा, राज्यपालों की नियुक्ति के वक्त राज्य के मुख्यमंत्रियों से सलाह भी की जाती है। परंतु यह जो प्रथाएं हैं ये किस हद तक सही तौर पर स्थापित हैं या फिर सिर्फ नाम के तौर पर स्थापित हैं, और जो असल प्रणाली है वो सीधे तौर पर केंद्र की मनमर्जियों पर चल रही है, इस बात को जानने के लिए तो किस्सा है साल 2004 का, जब तमिलनाडु के अंदर मुख्यमंत्री हुआ करती थी मैडम जयललिता और केंद्र के गृह मंत्री हुआ करते थे शिवराज पाटिल। एक दिन शिवराज पाटिल जयललिता मैडम को फोन करते हैं कि आपके राज्य के राज्यपाल PS राम मोहन राव को हम हटा रहे हैं और उनकी जगह आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं सुरजीत सिंह बरनाला वो आकर जगह लेंगे। अब एक राज्य के राज्यपाल को हटाया जा रहा है और दूसरे राज्य के राज्यपाल को स्थानांतरित करके दूसरे राज्य में नियुक्त किया जा रहा है, यह व्यवस्था है। अब यहां पर हम बात करें तो जयललिता मैडम ने कहा कि देखिए, क्योंकि सरकारिया आयोग की जो सिफारिशें हैं उसके आधार पर आपको मुझसे सलाह करनी चाहिए। चलिए, सलाह की एक प्रक्रिया होती है, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जयललिता मैडम ने कहा कि देखिए, मेरी राय में हमारे राज्य के राज्यपाल बहुत ही निष्पक्ष काम कर रहे हैं और कोई त्रुटि नहीं है उनके कार्यभार में, तो आप हटाना किस वजह से चाहते हैं? तो इस पर शिवराज पाटिल यह कहते हैं कि आपके राज्य के राज्यपाल ने अपने कार्यक्षेत्र के अंदर जो उनकी जिम्मेवारियां हैं उनकी उल्लंघना की है, और एक गंभीर उल्लंघना यह है कि हर साल 15 अगस्त को जो राज्यपाल हैं वो जो परेड होती है पुलिस की उसकी सलामी लेते हैं, और इस बार आपके राज्यपाल ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर वो सलामी नहीं ली है। तो यह एक गंभीर उल्लंघन है उनकी जिम्मेवारियों का। तो अब वो पद पर नहीं बने रह सकते हैं, वो योग्य नहीं है, हम हटा रहे हैं। पर इस पर जयललिता जवाब देती हैं कि जी आप तमिलनाडु की प्रथा को देखिए। तमिलनाडु में सालों से प्रथा है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की जो परेड होती है उसकी सलामी मुख्यमंत्री लेता है, जो मैंने ली, और हमारे यहाँ व्यवस्था यह है कि राज्यपाल जो गणतंत्र दिवस होगा 26 जनवरी को उस परेड की सलामी लेते हैं। तो ये तो कोई जिम्मेवारी का उल्लंघन हुआ नहीं है, क्या कोई और वजह है? तो इस पर शिवराज पाटिल कहते हैं कि तमिलनाडु की ही एक प्रथा है कि राज्य के राज्यपाल 15 अगस्त की शाम को सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चाय पार्टी रखते हैं, चाय पिलाते हैं अपने आवास पे बुला के, राजभवन में बुला के। और आपके राज्यपाल ने इस बार स्वतंत्रता दिवस की शाम को सब राजनीतिक दलों को वो चाय नहीं पिलाई है, और यह उनकी जिम्मेवारियों का एक गंभीर उल्लंघन है, वो पद पर बने रहने लायक नहीं है। इस पर भी जयललिता मैडम जवाब देती हैं और कहती हैं, किसी कारणवश हमारे राज्य के राज्यपाल इस बार स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में ही नहीं थे, वो तो राज्य से बाहर गए हुए थे, तो ये चाय किस तरह से पिला देते हैं? अब इसके आगे शिवराज सिंह जी पाटिल के सभी तर्क व्यर्थ हो चुके थे और वो कहते हैं कि मैडम हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं, मैं आपको सिर्फ सूचित करना चाहता हूं कि आपके राज्य के राज्यपाल को बदल दिया गया है, मेरे ऑफिस से फाइल निकल चुकी है, वो इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में कहां पर है मुझे नहीं पता, परंतु यह निर्णय लिया जा चुका है। तो जो सलाह करने की बात है, सलाह करना होता है या सूचित करना होता है, दोनों चीजों में फर्क है। यहां पर सूचित किया जा रहा था, सलाह नहीं ली जा रही थी। वो बात और कि इन सब को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में केस भी किया गया था और उसी केस के संबंध में ये सारे तर्क वहां पर जमा कराए गए थे। तो इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं कि जिस पद को हम राज्य का संवैधानिक मुखिया देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस पद की
कितनी सुरक्षा है पद पे बने रहने की, अवधि की कितनी सुरक्षा है। किसी भी वक्त केंद्र सरकार की मर्जी से राज्य के राज्यपालों को पद से हटा दिया जा सकता है। आगे देखेंगे कार्य क्षेत्र में फिर केंद्र सरकार किस तरह से दखल देती है। क्यों ये बार बार इल्जाम लगते हैं कि जैसे आप हाल फिलहाल की बात देख लें कि जहां पर भी विपक्षी राजनीतिक दल वो सत्ता में है राज्यों के अंदर, मतलब कोई एक राजनीतिक दल जो केंद्र में सत्ता में है, अगर उसके विपक्षी राजनीतिक दल राज्यों में सत्ता के अंदर हैं तो वहां के जो राज्यपाल होंगे उनकी कोई ना कोई लड़ाई चलती ही रहती है जो भी उस राज्य की विपक्षी दलों की सरकारें हैं। जैसे इस वक्त की बात कर लें तो आप केरल में ये द्वंद्व देख सकते हैं, पंजाब में द्वंद्व देख सकते हैं, और कुछ वक्त पहले तक तो जब जगदीप धनखड़ साहब बंगाल में बैठे रहे राज्यपाल के तौर पर, तब तक ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ जी के बीच में काफी वाद विवाद चलता रहा। तो ये राजनीतिक किस तरह से हो जाता है पद, ये इन्हीं चीजों से पता लगेगा कि केंद्र सरकार का किस तरह से दखल होता है राज्यपालों के कार्य क्षेत्र के अंदर। अब समझते हैं आगे, हमने ये दो प्रथाएं भी समझ ली हैं और शक्तियों और कार्यों की तरफ बढ़ते हैं। तो कार्यकारी कार्य, इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 154 हम याद रखेंगे, जिसके तहत ये कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित की जाती हैं। जैसे केंद्र में जो भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो सारी राष्ट्रपति कार्यालय में निहित कर दी गई हैं, इसी प्रकार राज्यों में राज्य की जो भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो सारी की सारी राज्यपालों में निहित की जाती हैं। और एक राज्य की सरकार के सभी कार्यकारी कार्य और औपचारिक रूप से उन्हीं के नाम पर किए जाएंगे। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा मंत्री तथा मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के दौरान ही पद पर बने रह सकते हैं। हम इसको आगे और डिटेल में देखेंगे कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का यहां पर क्या मतलब है। मतलब क्या, जैसे हमने देखा कि अगर राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत हट जाए गवर्नर के ऊपर से तो किसी वक्त हटाया जा सकता है, तो क्या ऐसा स्वयं विवेकाधिकार राज्यपाल के पास भी है कि वो किसी भी वक्त किसी मंत्री को पद से हटा सकते हैं? और जवाब हमारा ये होगा कि नहीं, ये उनका स्वयं विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि जब तक कोई राजनीतिक दल विधानसभा के अंदर बहुमत उसके पास है तब तक उसको पद से नहीं हटाया जा सकता है। और मुख्यमंत्री तब तक वो बने रहेंगे और मुख्यमंत्री के कहने पर किसी भी मंत्री को लगाया या हटाया जा सकता है। तो स्वयं विवेकाधिकार नहीं है, परंतु हम संवैधानिक तौर पर इस कथन को याद रखेंगे कि मंत्री और मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो राज्यों के अंदर है वह राज्यपालों के प्रसाद पर्यंत के द्वारा ही स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं और देखते हैं कि एक चीज ये देखिए प्रारंभिकी में कई बार पूछी गई है, तो हम इसको याद कर लेंगे। कई बार तो ये पूछा जाता है कि कौन से राज्यों में ये जो एक जनजातीय कल्याण मंत्री होना जरूरी है, या फिर कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं कि किन राज्यों के राज्यपालों की यह शक्ति है या फिर यह कर्तव्य है कि उनको राज्य में एक जनजाति कल्याण मंत्री लगाना ही होगा। तो इस कथन को बस याद रखेंगे। इस वक्त भारत के छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा, इन राज्यों में राज्यपाल का यह भी कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि मंत्रिमंडल में एक जनजातीय कल्याण मंत्री होना ही चाहिए। इससे पहले बिहार भी इस श्रेणी में हुआ करता था, लेकिन बिहार तब हुआ करता था जब झारखंड उससे अलग नहीं हुआ था। अब 94वें संवैधानिक संशोधन 2006 के द्वारा बिहार को इस श्रेणी से बाहर निकालता है, क्योंकि बिहार का जो ज्यादातर जनजातीय इलाका है वो अब झारखंड में जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे बस बिहार, उस पर हम सहमति नहीं जताएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा, इन 4 राज्यों में गवर्नर को यह सुनिश्चित करना है कि मंत्रिमंडल में एक जनजातीय कल्याण मंत्री होना ही चाहिए। साथ ही राज्य सरकार के अधीन सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपालों के द्वारा की जाती हैं। अब वो चाहे राज्य के महाधिवक्ता हों या इसके अलावा जो राज्य में चुनाव आयोग होता है पंचायती राज का चुनाव कराने के लिए, या फिर जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं, उन सब के अंदर जो चेयरमैन हैं या बाकी सदस्य हैं उनकी नियुक्तियां वो राज्यपाल के ही हाथों में होती हैं। आगे देखें तो राज्यों के मामले के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी और मुख्यमंत्री से कानून के प्रस्ताव की मांग कर सकता है। मतलब गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि एक तो और ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य भी है कि
राज्यपाल को लगातार सूचित करते रहें कि क्या मुख्य कार्यकारी निर्णय लिए जा रहे हैं और कौन कौन से विधि के प्रस्ताव हैं जो आने वाले समय में विधानसभा या विधान परिषद में प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपति के तौर पर भी कार्य करते हैं राज्यपाल साहब, और साथ ही जो राज्यों के विश्वविद्यालयों में उपकुलपति की नियुक्ति की जाती है वो भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं और समझते हैं विधायी कार्य। इससे पहले जो हमने राज्यपालों की कार्यकारी शक्तियां देखी हैं वो तो परंपरागत तौर पर उस पर निर्णय लेने का हक ज्यादातर राज्य के मंत्री परिषद को ही है, परंतु जब हम विधायी कार्यों के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि गवर्नर के पास काफी सारी ऐसी शक्तियां हैं जिस पर वह राज्य के मंत्री परिषद से मुक्त होकर स्वयं विवेक पर भी निर्णय ले सकते हैं। समझते हैं, कुछ तो परंपरागत तौर पर जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं वैसी ही शक्तियां राज्यों के संदर्भ में राज्यपालों के पास हैं। जैसे एक तो राज्यपाल राज्य की विधायिका का अभिन्न अंग है। हालांकि राज्यपाल किसी भी सदन का, वो चाहे विधानसभा हो या कुछ राज्यों में विधान परिषद हैं, उनके सदस्य नहीं होते हैं, परंतु जो राज्य का विधानमंडल है, विधायिका है, उसके एक अभिन्न अंग होंगे। साथ ही सदन के सत्रों को बुलाना या सत्रों का सत्रावसान करना और राज्य की विधानसभा को भंग करना, यह तीनों अधिकार भी राज्य के राज्यपालों के पास हैं, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति जी के पास हैं। इसके अलावा प्रत्येक आम चुनाव के बाद और जब कभी भी बजट सत्र शुरू होता है विधानसभाओं का, तो वह भी राज्यपालों के संबोधन से ही शुरू किया जाता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति जी की स्थिति है। इसके आगे वह सदन और राज्य के विधानमंडल के सदनों को विधायिका में लंबित बिल के संबंध में अन्यथा संदेश भी भेज सकता है। तो राज्यपाल कह सकते हैं कि जनाब, आपके विधानमंडल में बहुत टाइम से कोई विधेयक लंबित है, इसको पास कराने की दिशा में कुछ कदम उठाएं। हालांकि यह बाध्यकारी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वह साहित्य, विज्ञान, कला या अतिरिक्त क्षेत्रों से राज्यों की विधान परिषद में कुछ लोगों को मनोनीत भी करते हैं। हमने देखा था जो विधान परिषदों का संगठन है उसमें 1/6 सदस्य वो राज्य के राज्यपालों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे देखें तो चुनाव आयोग के परामर्श से विधान परिषद या फिर विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का भी निर्धारण राज्यों के राज्यपाल करते हैं। और साथ ही सबसे अहम चीज जो आती है विधायी शक्तियों के क्षेत्र में, वह है विधेयकों पर सहमति। जब भी कोई विधेयक राज्य के विधानमंडल से पारित होने के बाद राज्यपाल के कार्यालय में आता है, उसके ऊपर अपनी अंतिम सहमति देने के लिए तो राज्य के राज्यपालों के पास क्या शक्तियां हैं, यहां पर याद रखेंगे। पहला तो शक्ति ये होगी कि वो अपनी सहमति दे दें, फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है, जो भी विधेयक है वो पारित हो जाएगा और स्थापित कानून बन जाएगा। परंतु इससे इतर राज्य के राज्यपालों के पास 3 वीटो शक्तियां भी हैं। वही 3 वीटो शक्तियां जैसे केंद्र में हमने राष्ट्रपति जी के साथ देखी थी। तो पहले तो 3 वीटो शक्तियां समझ लेते हैं, और इसमें है एक तो अपनी असहमति रोक दें। तो अगर अपनी सहमति रोकते हैं और असहमति व्यक्त करते हैं, परंतु जैसे हमने केंद्र में किया था कि राष्ट्रपति जी के ऊपर यह लाजिम है कि मंत्री परिषद की सलाह पर ही इस वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो राज्यों में जो राज्यपाल हैं वह भी अगर अपनी सहमति रोकते हैं, असहमति व्यक्त करते हैं, तो यह सिर्फ और सिर्फ राज्यों के मंत्री परिषद की सलाह पर ही ऐसा कर सकते हैं। इसके आगे यह विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस विधानमंडल के पास भेज सकते हैं, परंतु यहां पर भी वही प्रथा है, या तो विधानमंडल उसमें कुछ बदलाव कर दे, या अगर बदलाव नहीं भी करती है वैसे का वैसा ही विधेयक दोबारा विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो अब राज्यपाल के पास और कोई शक्ति नहीं है, अपनी सहमति उस विधेयक को देनी ही होगी। और तीसरी पॉकेट वीटो, जिसमें लंबे समय के लिए या अनिश्चित समय के लिए किसी विधेयक को राज्यपाल अपने कार्यालय में रख सकते हैं, उसके ऊपर कोई अंतिम निर्णय ना लेकर। तो अनिश्चित काल के लिए यह बिल लंबित हो जाएगा राज्यपाल के कार्यालय के अंदर। यह तो हुई राष्ट्रपति वाली शक्तियां, लेकिन इससे अतिरिक्त एक और वीटो शक्ति है जो अनुच्छेद 200 से ही राज्य के राज्यपालों को मिलती है। तो यह दोनों पद जिसके अंदर बात की गई है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। मतलब राज्य के विधानमंडल द्वारा यदि कोई भी बिल पारित हुआ और वो राज्यपाल के कार्यालय में आ रहा है उनकी अंतिम सहमति के लिए, तो फिर अनुच्छेद 200 राज्य के राज्यपालों को यह शक्ति देता है और यह स्वयं विवेक पर निर्णय ले सकते हैं। वो इसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह की जरूरत नहीं है,
कि मैं इस विधेयक को राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए आरक्षित करता हूं। इस स्थिति में राज्य का यह विधेयक अब तब ही कानून बनेगा जब राष्ट्रपति जी की सहमति से मिल जाएगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि राज्यों की जो विधायी शक्ति है, विधि को अधिनियमित करने की शक्ति है, यह भी एक तरह से गिरवी हो सकती है केंद्र के पास, यदि राज्यों के गवर्नर किसी विधेयक को आरक्षित कर दें राष्ट्रपति की सहमति के लिए। अब यह कानून तभी स्थापित होगा जब राष्ट्रपति जी अपनी सहमति इस विधेयक को दे देंगे। तो यहां पर केंद्र सरकार भी सहायक होगी उस विधि के निर्माण के अंदर, क्योंकि जो राष्ट्रपति जी हैं कहीं ना कहीं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार के ही कहने पर कर रहे होते हैं। अब आते हैं आगे, तो अनिवार्य आरक्षण। संविधान के अंदर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जहां पर किसी भी राज्यपाल का यह दायित्व है कि कुछ खास तरह के विधेयकों को वह अनिवार्य तौर पर आरक्षित करेंगे राष्ट्रपति जी की अंतिम सहमति के लिए। ये कौन से ऐसे कारक हैं? एक तो जहां पर बिल राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, तो राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों से यदि कोई छेड़खानी की गई हो किसी विधेयक के अंदर, ये अनिवार्य रूप से आरक्षित किया जाएगा राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए। आगे देखें तो संविधान के उपबंधों के यदि विरुद्ध हो, कोई असंवैधानिक विधेयक ही पारित किया जा रहा हो, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने भाग 4 में पढ़े थे, यदि उनके विरुद्ध कोई विधेयक आता है तो भी राज्य के राज्यपाल अनिवार्य रूप से आरक्षित करेंगे राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए। आगे चलें तो यदि देश के व्यापक हितों के विरुद्ध है या फिर गंभीर राष्ट्रीय महत्व का कोई विधेयक है, और इसी के साथ यदि संविधान के अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 31A के तहत यदि संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक है, तो इसको भी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति जी की अंतिम सहमति के लिए आरक्षित कर देंगे। तो यहां पर जो हम कह रहे थे बात के विधायी शक्तियों में राज्य के राज्यपालों के पास ऐसी शक्तियां हैं जो अपने स्व विवेक पर निर्णय लेंगे। उसमें से एक हम जरूर याद रखेंगे कि राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति जी की मंजूरी के लिए आरक्षित कर देना, और अनुच्छेद भी याद रखेंगे अनुच्छेद 200 के तहत। आगे चलते हैं तो अनुच्छेद 213, और यह भी हम पढ़ ही चुके हैं क्योंकि हमने 123 अनुच्छेद राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ा था, जहां पर राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते थे। तो उन्हीं सीमाओं में रहते हुए गवर्नर साहब, राज्य के राज्यपाल भी राज्य के संबंध में कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं या किसी भी वक्त वह अध्यादेश वापस ले सकते हैं, परंतु यह भी राज्य के जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर होगा। तो मेरा ख्याल हमें याद है राष्ट्रपति जी के वक्त में हमने काफी वक्त इसके ऊपर लगाया था अध्यादेश को समझने के लिए। तो यदि सदन जो विधायिका के हैं, राज्य विधान परिषद के या विधानसभा के जो सदन हैं, यदि यह सत्र में नहीं है तो फिर उस वक्त राज्य के राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, परंतु जैसे ही सदन दोबारा मिलते हैं तो 6 हफ्ते का समय दिया जाता है राज्य की विधायिका से, या तो उन अध्यादेशों को पारित करा लिया जाए या फिर वहीं पर खत्म कर दिया जाए, या 6 हफ्ते के बाद यह अध्यादेश स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें यहां पर भी लागू होती हैं। अब इसके आगे चलें तो राज्य के खातों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट या फिर राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य की विधानमंडल के समक्ष रखना, यह भी कार्यक्षेत्र राज्य के राज्यपालों का है। फिर आते हैं कुछ वित्तीय कार्य, यह भी परंपरागत तौर पर कोई उनकी विवेकपूर्ण स्थिति नहीं है, वरन यह पारंपरिक तौर पर चलता रहता है, फाइलों में सारा काम होता रहेगा। जैसे सदन में वित्तीय रिपोर्ट निर्धारित करने का कारण, इसके साथ उनकी पूर्व सिफारिश के साथ ही सदन में धन और वित्तीय बिल वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अलावा पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 साल पर राज्य के राज्यपाल राज्य के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। जब हम पंचायती राज को पढ़ रहे होंगे तो राज्य वित्त आयोग को भी हम ज्यादा गंभीरता से समझेंगे, ज्यादा गंभीर अध्ययन इसके ऊपर करेंगे। फिर आते हैं न्यायिक कार्य। अब न्यायिक कार्यों के अंदर एक तो राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति करना, बल्कि यदि उनको स्थानांतरित किया जा रहा है तो भी राज्य के राज्यपालों की अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। और इससे पहले क्योंकि हमने न्यायिक प्रणाली को समझा था देश की, तो हमने देखा था कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति यह तो राष्ट्रपति जी के हाथ में है और कोलिजियम सिस्टम भी हम समझ चुके हैं। पर जब हमने अधीनस्थ न्यायालय देखे थे तो वहां पर जो जज हैं उनकी नियुक्ति, उनकी पदोन्नति, उनका स्थानांतरण यह राज्य के राज्यपालों के कार्यक्षेत्र में आता है। साथ ही
उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्य की न्यायिक सेवा में व्यक्तियों की भी नियुक्ति करता है। तो यह भी याद रखें, जिनकी नियुक्ति एक दो तरह की हमने देखी थी भर्ती, एक तो जो हैं परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी, और दूसरा जो भी व्यक्ति 7 साल वकील के तौर पर काम कर चुके हैं और राज्य का उच्च न्यायालय यदि उनकी सिफारिश करता है तो उनको सीधी नियुक्ति भी दी जा सकती है बिना कोई परीक्षा पास किए। तो ऐसे जजों की नियुक्ति को भी सुनिश्चित करना यह राज्य के राज्यपालों के कार्यक्षेत्र के अंदर आता है। अब इससे भी आगे और सबसे महत्वपूर्ण हम समझते हैं अपनी परीक्षा की दृष्टि से, और वो है अनुच्छेद 161, जिसमें क्षमादान की शक्ति है। तो जैसे हमने अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति जी के पास क्षमा याचिका देने और फिर उनकी क्षमादान देने की शक्ति देखी थी, ठीक उसी स्वरूप में वही जो 5 शक्तियां हमने देखी थी राष्ट्रपति के पास, वही 5 शक्तियां राज्य के राज्यपालों के पास भी हैं। तो किसी भी व्यक्ति को यदि किसी आपराधिक कृत्य में कोई सजा हुई है, सर्वोच्च न्यायालय से भी उसका केस निर्णय लिया जा चुका है उसके केस के ऊपर, तो अब उस व्यक्ति के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो क्षमादान की जो याचिका है वो राष्ट्रपति जी को भेज दे या गवर्नर को भेज दे, या दोनों को भी भेज सकता है, कोई ऐसी रोक नहीं है कि एक ही के पास भेजनी है। अब उस पर जैसे राष्ट्रपति जी निर्णय लेते हैं उसी प्रकार से राज्यों के राज्यपाल भी क्षमादान का निर्णय ले सकते हैं। परंतु 3 फर्क हमें याद रखने हैं। 3 फर्क क्या हैं? पहला, राज्यपाल मृत्यु की सजा को माफ नहीं कर सकता है, हाँ कम्यूटेशन दे सकते हैं। मतलब कि एक तो हो गया कि पूरी तरह से माफ कर देना, माफ कर देने के बाद ये होगा कि जिस व्यक्ति को मृत्यु की सजा दी गई है वो जेल से बाहर आएगा, आम जिंदगी गुजारेगा। ये राष्ट्रपति जी तो कर सकते हैं, परंतु राज्य के राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। परंतु कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट करने का मतलब गवर्नर साहब, राज्य के राज्यपाल साहब, ये किसी मृत्यु दंड प्राप्त अपराधी की मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। दूसरा, राज्य के जो राज्यपाल हैं ये सैन्य न्यायाधिकरण के फैसलों के ऊपर अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी कर सकते हैं क्योंकि वो तो सुप्रीम कमांडर हैं सभी सेनाओं के, तो उनके पास ये शक्ति है। लेकिन राज्यपालों का जो हमारे सैन्य सेनाएं हैं इनसे कोई संबंध नहीं है, तो फिर सैन्य न्यायाधिकरण के फैसलों पर अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आम भाषा में हम सुनते हैं कोर्ट मार्शल जैसे फैसले, इनके ऊपर राज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और तीसरा व्यवहारिक है, जैसे कि राष्ट्रपति जी का क्योंकि कार्यक्षेत्र सारा ही भारत है, तो भारत में कहीं पर भी वो अपनी क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु राज्यपाल की शक्ति सीमित है राज्य की सीमाओं तक। तो यह सिर्फ राज्य की सीमाओं तक ही, या फिर जिस राज्य में ये राज्यपाल हैं उस राज्य की सीमा तक ही अपनी क्षमादान की शक्ति का उपयोग करेंगे, क्योंकि उससे बाहर किसी और राज्य में कोई और राज्यपाल हैं, वो अपनी क्षमादान की शक्ति का उपयोग करेंगे उस राज्य की ज्योग्राफिकल या फिर कहें भौगोलिक सीमाओं तक। आगे देखते हैं और समझते हैं संवैधानिक स्थिति। देखिए, अब तक हमने बहुत सारी चीजें वो देखी हैं जो राष्ट्रपति के समान हैं या राष्ट्रपति से इतर भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख ली हैं। अब समझते हैं यही सारी जो शक्तियां हमने समझी हैं, इसके आधार पर राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है और राष्ट्रपति की तुलना में यह पद कितना सुरक्षित या असुरक्षित है। अब राज्यपालों की संवैधानिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए हम संविधान के कुछ अनुच्छेदों का अनुसरण करेंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा 163। ये वैसा ही है जैसे हमने केंद्र में राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद केंद्र का है उनका आपस में संबंध देखा था अनुच्छेद 74 के अंदर, पर उससे अलग कैसे है, हमें अपना ध्यान इस बात पे केंद्रित करना है। जैसे सबसे पहले अनुच्छेद 163 यह उद्घोष करता है कि राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा जो राज्यपालों को उनकी कार्यशक्ति को कार्यान्वित करने के लिए सलाह देगा, और राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना है। यदि कलम यहीं पर रुक जाती तो राज्यों के राज्यपालों और मंत्रिपरिषद का संबंध वैसा ही होता जैसे हमने केंद्र के अंदर देखा है। मतलब कि जैसे राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं और उससे इतर बहुत कम मौके हैं उनके पास जो वो स्वयं विवेक पर काम कर सकें, तो वैसे ही राज्यपाल भी बाध्य हो जाते राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर काम करने के लिए। परंतु कलम यहां नहीं रुकती है और 163 में यह उद्घोष किया गया कि ठीक है, एक मंत्री परिषद होगा जिसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल कार्य करेंगे, परंतु यदि संविधान के किसी
प्रावधान में राज्यपाल को स्वयं विवेक से निर्णय करने की स्वतंत्रता मिलती है। तो राज्यपाल स्वयं विवेक से भी निर्णय ले सकते हैं, उसके लिए मंत्री परिषद की सलाह पर निर्भर होना कतई आवश्यक नहीं है। इसका मतलब अनुच्छेद 163 स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि राज्यपाल स्वयं विवेक पे निर्णय ले सकते हैं, जबकि कोई अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह स्थापित नहीं करता है कि राष्ट्रपति भी स्वयं विवेक से निर्णय ले सकते हैं। राष्ट्रपति जी तो बिना मंत्री परिषद के काम कर ही नहीं सकते हैं। ज्यादातर परिस्थितियां संविधान में इसी तरह से है। मतलब कि अगर लोकसभा भंग भी हो जाए, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हो जाए, तब भी एक मंत्री परिषद बना रहेगा राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए। लेकिन राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है। भाई एक सीधा उदाहरण तो यह है कि यदि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो फिर जो वहां की सरकार है, मंत्री परिषद है, उसको तो भंग कर दिया जाता है। लेकिन राज्य के राज्यपाल कार्य कर रहे होते हैं। बल्कि जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, इसमें सबसे अहम कार्यालय राज्य के राज्यपाल का ही हो जाता है। तो राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद के भी काम कर सकते हैं। और दूसरा उदाहरण सबसे जबरदस्त वो हम देख रहे हैं 163 में, जहां पर संविधान स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि राज्यपाल को यदि संविधान के किसी प्रावधान में स्वयं विवेक पर निर्णय लेने का अधिकार है, तो अब वो अपने मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार नहीं, वरन अपने स्वयं विवेक पर ही अपनी कार्यशक्ति का इस्तेमाल करेंगे। और इसके आगे 163 में भी यह लिखा है कि यदि यह कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, मतलब अगर ऐसा कभी विवाद हो जाए तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होगा। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं, जिन बातों पर संविधान स्पष्ट है वहां तो कोई विवाद नहीं है, और जिन बातों के ऊपर परंपराएं लागू हैं, प्रथाएं लागू हैं, वहां भी कोई विवाद नहीं है। परंतु यदि कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जिस पर ना कोई परंपरा है ना ही संविधान में कुछ स्पष्ट है, तब राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा कि यह उनके विवेक अधिकार में आता है या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर उनको यह निर्णय लेना है। अब यहां से हमें समझ में आ गया है कि संवैधानिक स्थिति पहली तो यह है कि संविधान स्पष्ट तौर पर स्वयं विवेक पर निर्णय लेने का अधिकार राज्यपालों को प्रदत्त करता है। यही वह वजह है जहां पर हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि केंद्र सरकार का दखल कैसे होता है, या केंद्र सरकार अपने पसंदीदा लोगों को क्यों राज्यों का राज्यपाल लगाते हैं। या आमतौर पर जो हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो अपने लोगों को इसलिए लगाना होता है कि एक उम्मीद ये की जाती है कि जब राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करें तो स्वयं विवेक पे नहीं, वरन केंद्र सरकार के इशारे पर करें। देखिए, ये मैं सियासत की बात कर रहा हूं, संविधान की नहीं। तो इन सारी परिस्थितियों से ही जो वाद विवाद उत्पन्न होता है किसी राज्य के राज्यपाल और वहां की सरकार के बीच में, वो इसी परिस्थिति जन्य स्थितियों की वजह से है। आगे देखें तो अनुच्छेद 200, ये तो हम समझ ही चुके हैं क्या क्या ऐसी शक्तियां हैं या क्या क्या ऐसे प्रावधान है जहां पर राज्यपाल स्वयं विवेक से निर्णय लेते हैं। उनमें सर्वप्रथम आएगा अनुच्छेद 200, और इसके अंदर हमने देखा था एक तो बाकी वीटो शक्तियां तो हैं जो राष्ट्रपति के पास हैं, इससे इतर राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति की संतुति के लिए वो आरक्षित भी कर सकते हैं। इसके आगे अनुच्छेद 356 हम पढ़ेंगे, और इसमें जब भी इससे संबंधित हमारा विषय आएगा तो उसमें हम गहन अध्ययन का करेंगे। परंतु याद रखें कि 356 अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, और जब ऐसी रिपोर्ट भेजेंगे तो जाहिर बात है राज्य के मंत्रिपरिषद से तो नहीं पूछेंगे। मंत्रिपरिषद कब कहेगा कि जी हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो यह स्वयं विवेक से ही रिपोर्ट भेजते हैं। इसके अलावा हमारी परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं जो हैं, उनमें से एक परंपरा यह है कि हर राज्यपाल हर 15 दिन पे, हर पखवाड़े पर राज्य के प्रशासन से संबंधित एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजते हैं। देखिए, इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, तो फिर केंद्र सरकार को सब राज्यों पर भी निगाह रखनी है कि प्रशासन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो फिर राज्यपाल के कार्यालय का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि हर पखवाड़े पर एक रिपोर्ट भेजी जाती है राज्यपाल से केंद्र सरकार के लिए कि राज्यों के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से चल रही है। आगे देखें तो राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना, मतलब अपने वेग पे वे कह सकते हैं या मुख्यमंत्री से आह्वान कर सकते हैं कि राज्य के अंदर जो भी प्रशासनिक निर्णय लिए जा रहे हैं उनकी जानकारी दें, और साथ ही यदि विधायी मामले कोई ऐसा प्रस्तावित विधेयक है जो आने वाले समय में विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाएगा, उसकी जानकारी भी राज्य के राज्यपाल मांग सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को देनी होगी। साथ ही
अब देखते हैं आगे जो अभी के कुछ विवाद हैं। देखिए, हम हर विवाद के बारे में तो बात नहीं करेंगे, परंतु एक विवाद काफी गंभीर था। जैसे अभी कुछ महीने पहले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और कहा आप अपने वित्त मंत्री को उसके पद से हटा दें, और यदि आप नहीं हटाते हैं तो मैं आदेश द्वारा आपके वित्त मंत्री को उसके पद से हटा दूंगा। क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि क्योंकि ये लिखा है संविधान के अंदर कि राज्य के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहेंगे। तो भाई मैं तो इनके काम से वैसे ही खुश नहीं हूं, मैं तो खुद ही संतुष्टि कर रहा हूं कि आप हटा दीजिए, और आप नहीं हटाएंगे तो मैं इस प्रसाद पर्यंत वाली बात को अपने स्वयं विवेकाधीन निर्णय में ले लूंगा और अपने एक आदेश द्वारा हटा दूंगा। अब यह पहली बार हुआ है कि इतना गंभीर वाद विवाद किसी राज्य के राज्यपाल और राज्य की सरकार के बीच में हुआ हो। तो पहली बात, क्या आरिफ मोहम्मद खान साहब ठीक हैं इस वक्त केरल के राज्यपाल? कि क्या जो प्रसाद पर्यंत की बात की गई है मंत्रियों के कार्यकाल के संबंध में, यह स्वयं विवेक का निर्णय होगा राज्यपाल का? और हमारा उत्तर है बिल्कुल नहीं। आरिफ मोहम्मद खान साहब या किसी भी राज्य के राज्यपाल ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं। याद रखेंगे कि राज्यों के जो भी मंत्री होंगे वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही लगाए और हटाए जाएंगे। यहां पर हमारी सांसदीय प्रथाएं पूरी तरह से स्थापित हैं, इसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान साहब इस अपने निर्णय में गलत हैं। हालांकि उन्होंने सिर्फ ये पत्र लिखा था, बाद में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। फिर हम आगे आते हैं परिस्थिति जन विवेक, जैसे राष्ट्रपति के पास भी हैं। अब कुछ परिस्थिति जन्य विवेक अधीन शक्तियां कौन सी हैं? उनमें से एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति। पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऐसे नहीं कि हर चुनाव के बाद अपने विवेक पर वो बुलाएंगे कि किसको मुख्यमंत्री लगाना है। यह तब है जब त्रिशंकु निर्णय आ जाए आम चुनावों का, मतलब कि किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत ना मिले। उस स्थिति में राज्य के राज्यपालों के पास यह शक्ति आ जाती है कि वो किसी भी राजनीतिक दल के ऐसे नेता को आमंत्रित कर सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए जिससे उनको उम्मीद हो कि यह स्थायी सरकार राज्य को दे पाएंगे। तो यहां पर परिस्थिति ऐसी है कि राज्यपाल को यह शक्ति मिल जा रही है। परंतु यदि निर्वाचन में या फिर आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत किसी राजनीतिक दल या गठबंधन को आ जाता है तो फिर यह विवेक नहीं है या फिर विवेकाधीन शक्ति नहीं है राज्यपाल की कि वो अपनी मर्जी से किसी को बुलाएं। जो भी जीत प्राप्त करती है राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक गठबंधन, उसी के नेता को बुलाया जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए। साथ ही यदि मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना हो तब जब विश्वास मत साबित ना हो रहा हो, या फिर दूसरी स्थिति कि सरकार चल रही है लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो उस स्थिति में राज्य के राज्यपाल स्वयं विवेक से निर्णय लेते हुए विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं और ऐसी सरकार को भी बर्खास्त कर सकते हैं। तो ये हैं वो शक्तियां जहां पर कुछ तो हमने देखे हैं संवैधानिक प्रावधान है और कुछ प्रथाएं ऐसी हैं, जैसे ये सारी प्रथाओं की बात है, जहां पर राज्य के राज्यपाल स्वयं विवेक पर भी निर्णय ले सकते हैं। तो ये हैं मुख्य बिंदु जो हमें राज्यों के राज्यपाल के संबंध में याद रखना है, खासकर अपनी परीक्षा के संबंध में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।